हेलो गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का एक और टॉपिक देख रहे हैं, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पहला पार्ट वन क्या है? द पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस 4 आर्टिकल्स कंसर्न विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया। संविधान का जो पहला पार्ट है उसमें 4 आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है जो भारत के टेरिटरी के बारे में बताता है या उससे संबंधित है। आर्टिकल 1 कहता है कि जो इंडिया, जो भारत है, वो आपका राज्यों का एक संघ है। ठीक है। द स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर टू बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो भारत में जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो सभी को पहले शेड्यूल में दिखाया गया है। It is to be noted that the expression Union of India is not synonymous with the territory of India। ठीक है। द यूनियन इंक्लूड्स ओनली द स्टेट, मतलब कि यूनियन क्या होता है, वो खाली आपका जो होता है इंक्लूड करता है, खाली राज्य इंक्लूड करता है। विच आर द मेंबर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, मतलब कि वो आपका संघ प्रणाली का एक हिस्सा होते हैं। एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और पावर का उसमें क्या होता है, यूनियन और उसके टेरिटरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि जब कोई मतलब आपदा आता है तो पावर जो है टोटली क्या हो जाता है, वो एक सेंट्रल में चला जाता है और वो सभी राज्यों पर मतलब कि शासन करता है। ठीक है, मतलब कि पावर जो होता है यूनाइट होके भारत के केंद्र पे चला जाता है। ठीक है। उसके बाद द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव द यूनियन पार्लियामेंट द पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स बाय अ सिंपल प्रोसीजर। मतलब भारत का जो संविधान है उसने जो आपका जो यूनियन जो कि पार्लियामेंट है उसको पावर दिया कि आपके जो राज्य हैं उनको रीऑर्गेनाइज करे और उस पर शासन करे, उस पर अपना प्रोसीजर चलाए। इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज। जब आपका जो पहले जो आपका जो मूल जो आपका संविधान था, शुरुआती संविधान जब था, तो उसमें जो स्टेट और जो राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको 4 भागों में, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। बट सिंस द सेवेंथ एक्ट ऑफ 1956, मतलब कि जो आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 का, उसके बाद क्या हुआ, all the states belong to one class and all the constitutional provisions relating to the states apply to all of them in the same manner exception is जम्मू कश्मीर। मतलब कि जब आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया तो सभी जो राज्य थे उनको एक तरह से ही देखा जाने लगा। ठीक है, सारे प्रोविजंस सभी स्टेट के लिए हो गए, एक्सेप्शन सिर्फ एक था, जम्मू कश्मीर। As for the administration of certain scheduled areas and tribal areas within the states, the provisions are specially listed in the 5th and the 6th schedule। मतलब कि कुछ आपके जो जनजातीय क्षेत्र थे जो आपके राज्यों में पाए जाते थे उसमें आपके कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे जो आपके किस शेड्यूल में दिया हुआ है, 5वां और 6ठा शेड्यूल में दिया हुआ है। द यूनियन टेरिटरीज आर सेंट्रली administered according to provisions contained in the Part 7 of the Constitution. They are governed by the President through an administrator appointed by him. At present, there are 29 states and 7 union territories. अब क्या है, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो आपके आर्टिकल जो पार्ट जो है 7 में दिया गया है, संविधान के पार्ट 7 में। ठीक है, उसको कौन गवर्न करता है, उसको कौन देखता है, तो आपका प्रेसिडेंट के हाथ में है। और कुछ हिस्सों में वो क्या करता है, प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करता है उसको देखने के लिए। अभी फिलहाल में कितना है, 29 राज्य है और 7 आपका, 7 नहीं होगा, एट प्रेजेंट हो जाएगा 28 राज्य हो जाएगा और 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, बुक पुराना है इसीलिए आपका पुराना दिया हुआ है। उसके बाद है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, राज्य का जो आपका गठन कैसे होता है, तो आर्टिकल 2 एम्पावर करता है किसको, संसद को, टू एडमिट इनटू द यूनियन और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स और सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंग्स टू बी। मतलब कि संसद को ये पावर दिया गया है, ठीक है, कि वो नया स्टेट का फॉर्मेशन कर सकता है या बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो सिक्किम है जो भारत में जोड़ा गया है वो आर्टिकल 2 के तहत ही जोड़ा गया है। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में
कि जो सिक्किम है वो किस आर्टिकल के किस सब सेक्शन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आर्टिकल 3 देखते हैं। आर्टिकल 3 भी आपको संसद को पावर देता है, ठीक है, टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। ठीक है, ये आपका पावर देता है संसद को टू फॉर्म न्यू स्टेट्स फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट, मतलब किसी एक स्टेट से एक नया स्टेट मतलब बनाना, या किसी स्टेट के बाउंड्री को बढ़ाना या घटाना, या किसी स्टेट का नामकरण करना या नाम चेंज करना। ठीक है, किसी भी तरह का कंडीशन हो तो इसका पावर किसको दिया गया है, संसद को दिया हुआ है आर्टिकल 3 के तहत। सच अ बिल मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और अगर इस तरह का कोई प्रोसीजर होता है तो उस तरह का बिल आपका राष्ट्रपति के पूर्ण सहमति से ही पेश किया होना चाहिए। उसके बाद बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर इट टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर विच वुड एक्सप्रेस इट्स व्यू विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब क्या है कि उस बिल को राष्ट्रपति क्या करेगा, जो आपका राज्य विधानसभा है वहाँ पे रखवाएगा और कुछ दिनों के अंदर उसका डिसीजन मांगेगा। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज़ नॉट हाउएवर बाउंड बाय द व्यूज़ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड नहीं है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर या विधानसभा बोला कि ये करना चाहिए तो उसको मानने के लिए प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, वो चेंज भी कर सकता है। उसके बाद है हाउएवर इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड बिफोर अ बिल ऑन सच अल्टरेशंस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। लेकिन जम्मू कश्मीर के केस में उल्टा है कि उसमें जो है कि ज़रूरी मानना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाउंड्री में अगर कुछ अल्ट्रेशन करना या कुछ चेंजिंग लाना है तो आपके वहाँ के जो विधानसभा है उसकी बात को मानना पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अ सिंपल मेजॉरिटी एंड ऑर्डनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इज एनफ फॉर द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और ऑल्टर एग्जिस्टिंग स्टेट बाउंड्रीज, मतलब कुछ नहीं, एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए और बहुत ही मामूली तरीके से ये चीज़ पास हो सकता है आपका पार्लियामेंट में। ठीक है, थस द विल ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर प्रिवेल्स इन द मैटर्स ऑफ ऑल्टरिंग और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द टेरिटरीज ऑफ द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। इस प्रकार क्या है कि आप बहुत ही एक नॉर्मल वे से बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं, एक नया नामकरण कर सकते हैं, बाउंड्री को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से। उसके बाद क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और ऑल्टर द एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स विदाउट देयर कंसेंट। बस वही बात है कि स्टेट का इसमें कोई कंसेंट को माने नहीं माने, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, देयरफॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और continued existence of any state is not guaranteed by the constitution। इस प्रकार क्या है कि जो आपका राज्य है उसका एग्जिस्टेंस हो ना हो इसका कोई गारंटी नहीं देता है आपका संविधान। दिस इज वाई इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब कि इसीलिए भारत को माना जाता है कि वो जो यूनियन है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते लेकिन स्टेट को आप तोड़ सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 डिक्लेयर्स दैट द लॉज मेड फॉर द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3 and the formation of new states and alteration of boundaries, areas and name of the existing state that is in the article 3 are not to be considered as amendments of the constitution under article 368। मतलब कह रहा है कि जो आप आर्टिकल 2 और 3 में करोगे, ठीक है, एक नए राज्य को अपने में मिलाना, तीसरे आर्टिकल में एक नए राज्य, एक राज्य का गठन करना, एक राज्य के बाउंड्री को ऑल्टर करना, उसका नामकरण करना, उसका नाम चेंज करना, ये सभी जो है आपका संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगा जो कि दिया हुआ है संविधान के आर्टिकल 368 में। देयरफॉर सच अ लॉ कैन बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। मतलब इस तरह से क्या होता है, इस तरह का जो लॉ आएगा उसमें कोई भारी चीज़ नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए और एक ऑर्डिनरी प्रोसेस से ये पास कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू द फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368।
लेकिन अगर भारतीय कोई राज्य अगर किसी फॉरेन को देना पड़ रहा है या किसी दिया जा रहा है किसी दूसरे देश को, तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, जो आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। द सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन अगर कोई विवाद है, बाउंड्री विवाद है कि भारत और किसी देश के साथ, तो उसको अगर सेटलमेंट करना है तो उसके लिए कोई संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले दिन हम लोग देखेंगे कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब जो राज्य थे उनका गठन कैसे कैसे क्या हुआ, कौन कौन सी कमेटी आई, ये सब चीज़ हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।